सॉल्यूट और सॉलिड, सॉलिड मतलब कम, सॉलिड मतलब ज़्यादा। हाँ बस वो, और बाकी और भी ज़्यादा आया नहीं था ना, इसलिए इसमें नहीं। बाकी और कुछ पता नहीं है सॉल्यूशन में क्या क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, relative lowering of vapor pressure, osmotic pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, want of factor, molarity, molality, mole fraction, पता है ये सब? हाँ ऑस्मोसिस। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर सब बोल दिया मैंने, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वगैरह, इनके सारे डेरिवेशंस है, इनके न्यूमेरिकल्स है। एक 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 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के तीन तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स है। मतलब चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक वांट ऑफ फैक्टर है। तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टोटल 12 टाइप के न्यूमेरिकल्स है। वेंट ऑफ फैक्टर के दो टाइप के न्यूमेरिकल्स है, मतलब 14 टाइप के न्यूमेरिकल। इसके अलावा हेनरीज लॉ के दो टाइप के न्यूमेरिकल है 16, और राउंड्स लॉ के दो टाइप के न्यूमेरिकल है, मतलब 18 से 20 टाइप के आपके अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे सिर्फ सॉल्यूशन में। आया समझ में? अब उसमें से क्या पता है आप? कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बुक में क्या पढ़ा है? मैं जस्ट इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई क्या क्या हाँ वही वही मैंने बोला है, देखो बॉइलिंग इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। हाँ ओके, इनके डेरिवेशंस किए, ये लिखवाया था सब। इसमें भी आधा अधूरा किया है तुमने। अब क्या पता है, इसमें न्यूमेरिकल तो हो गए होंगे, लिखवाया तो है इसके न्यूमेरिकल। एग्ज़ाम में यही आते हैं, इतना कंफर्म बोल रहा हूँ, 101% एग्ज़ाम में ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपने लिखी है ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे। और स्टूडेंट यही नहीं करके जाते, डेफिनेशन करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, थ्योरी पढ़ के जाएंगे और बस। और जो आता है वो ये सब नहीं करके जाते। ये चारों में से न्यूमेरिकल आते हैं एग्ज़ाम में। अब लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो उसमें वही मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सब छोड़ देते हैं और ये सब करते हैं, बाकी बचा हुआ थ्योरी वो एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। चलो अभी इस पे आ जाते हैं। अभी इम्पोर्टेंट जो पार्ट था लास्ट लेक्चर में वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने बताया था आपको पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग डेंसिटी। हाँ बताओ निलय, क्या क्या बताया था? सिंपल क्यूबिक में क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताओ। अगर आपको सिंपल क्यूबिक का पैकिंग डेंसिटी निकालना है तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगी? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगेगा, ओके, और क्या? उसके बाद क्या लगेगा? पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में क्या क्या आता है बताओ ज़रा। यस वेरी गुड। अब उसमें एन क्या है? एस सी का नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, बराबर वो है एन, और उस एन की वैल्यू होती है 1 सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है? जो मैंने बताया था, शायद आप क्लास में थे, आप तो थे ना उस टाइम, नहीं थे? अरे इसको थोड़ा पढ़ाओ ज़रा, तुम साथ में रहते हो। एन नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एन की जो वैल्यू होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 रहती है, ठीक है? इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन लग रही थी? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? 4 बाय अपॉन 3, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा हूँ मैं आपको, ओके। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? किस सिंपल क्यूबिक के लिए पूछ रहा हूँ, याद नहीं? सिंपल क्यूबिक के लिए क्या है? ये ए इज इक्वल्स टू ए, ये एड्ज लेंथ है, इसको क्या बोलते हैं हम? एड्ज लेंथ। मैंने बोला था एड्ज लेंथ क्या होती है। अगर मान लो ये क्यूब में 4 एटम है और ये रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा, दिस इज द एड्ज लेंथ। ये यहाँ से
यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, एज लेंथ, ओके। ये आर और ये आर दोनों रेडियस है, तो ए इज इक्वल्स टू मैंने क्या बोला था, 2r, ठीक है। तो उस वाले फॉर्मूले में हम क्या लगाएंगे, ए इज इक्वल्स टू 2r। अब सिर्फ मेरे साथ प्रोनाउंस करने से आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे आप दोनों को, इसको तो मैंने बता दिया, कल सॉल्व करवा के मैंने भेजा था इसको, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अभी देख लो आपके सामने, देख के कुछ समझ में आ रहा है, उसको आ रहा है, उसको तो तुमको तुमको हो गया ना पूरा, ये भी हो गया। कल मैंने यहाँ तक करवा के भेजा था पूरा, ये पूरा कंप्लीट किया कल, पिछला वाला पार्ट भी कंप्लीट किया। ये यहाँ तक तुम्हारा क्लियर है ना पूरा, आता है बिना देखे? यस, वेरी गुड। हाँ बोलो अभी निलय, क्या बताया था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या क्या फॉर्मूला लगाना है, मैंने बताया था ना, एन एन मल्टीप्लाई विथ कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी, फॉर्मूला पता है ना, इनटू 100, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो, उसमें सब कुछ मैंने समझा है, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला सिंपल सिंपल क्यूबिक और किसके हिसाब से करेंगे हम, बॉडी सेंटर्ड क्यूब और ये फेस सेंटर्ड क्यूब। एग्जाम में सीसीपी लिखा आया, कंफ्यूज मत होना, एफसीसी लिखा आया तो भी वही रहेगा, सीसीपी लिखा आया तो भी वही रहेगा, एचसीपी लिखा आया तो भी वही रहेगा। तुमको भी बता रहा हूँ, तुमको शायद अभी नहीं मालूम था, लेकिन एग्जाम में अगर बोला ना कि फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीसीपी एंड एचसीपी, या फिर आगे बोला एफसीसी, तो सीसीपी आए चाहे एचसीपी आए चाहे एफसीसी आए, तीनों आएगा तो क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी 74 ही आने वाला है, समझ में आया। बीसीसी आएगा क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बीसीसी, तो ये वाला डेरिवेशन करना है, जिसमें अगर आपने ये स्किप किया तो भी चलेगा। कौन सा वाला पार्ट, ये मैंने क्या बोला था, ए इज इक्वल्स टू क्या लेना है, 4r/√3, यहाँ पे क्या लेना है, ए इज इक्वल्स टू 4r/√3 से चालू कर सकते हो आप, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब लेक्चर अटेंड ना करने का यही नतीजा है कि आपको फिर चीज़ें आगे की समझ में नहीं आएगी, फिर ऐसा सीन है। अगर आप लेक्चर में नहीं रहोगे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेक्चर में नहीं रहोगे तो फिर आपको, अगर मैं सपोज इसके आगे का समझा रहा हूँ और एग्ज़ाम में ये आ गया, तो आप लिख के नहीं आओगे, लिख के आओगे क्या, नहीं आओगे, आप लिख के आओगे, हाँ जो लेक्चर अटेंड करे वो लिख के आएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। सो याद रखना, ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होता है, 4r/√3, और कैलकुलेशन तुम बैठ के इन दोनों को एक बार बताओ, ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, क्लियर है। इसके इसको मैंने बता दिया है अच्छे से, एक बार क्लास के बाद ये सारी कैलकुलेशन आप इसके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, एक बार ये बता देगा। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, तुम एक बार बताओ, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा वापस, ठीक है। ओके, ये न्यूमेरिकल हमने किया था, नीला इसमें क्या किया था हमने न्यूमेरिकल में, बताओ, इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा है और क्या किया था हमने। हाँ, क्यूब के कॉर्नर पे कितने एटम्स होते हैं, और क्यूब के फेसेस पे कितने एटम्स रहते हैं, उसका एक रेशियो निकालना था, बराबर। उसका क्या फाइंड करना है, मोलिकुलर, उसका एक फॉर्मूला फाइंड करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के कॉर्नर पे कितने एटम है वो फाइंड करना है, क्यूब के कॉर्नर पे, और क्यूब के फेसेस पे कितना एटम है वो फाइंड करना है। फेसेस मतलब क्या, आपने डाइस खेला होगा ना, तो डाइस में क्या होता है, फेसेस होती है 1 2 3 4 5 6, लूडो ऐसे उसमें कुछ ऐसा गिराते हैं, तो खेला है कभी, सांप सीढ़ी वाला गेम भी खेला होगा, तो उसमें भी एक रहता है डाइस, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहता है, तो टोटल इसमें 6 फेजेज है और 8 कॉर्नर है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद है, 1/8 कॉर्नर इंटू 8 बोला था, ये वाला एक, प्लस इसमें क्या था, 1/2 इंटू 6, 1/2 मतलब जो फेसेस है, मैं बात कर रहा हूँ फेजेस की, तो फेसेस जो है 1/2 इंटू 6 होगा, 6 फेसेस है, और एक फेज 1/2 में डिवाइडेड है, मतलब एक क्यूब है, तो इधर
अभी मैंने एक बुक का एग्जांपल लिया था, याद है कि यहाँ पे एक फेस है, वो इधर भी एक फेस है, दोनों आपस में डिवाइडेड है। मतलब समझ पा रहे हो आप? इधर एक क्यूब आएगा तो ये आपस में डिवाइड होगी कि नहीं, ये एक फेस, तो एक फेस दो हिस्सों में डिवाइडेड है। आया समझ में? जैसे 1 वाला नंबर है या 2 वाला नंबर है तो वो दो क्यूब में डिवाइड होगा। आया समझ में? आपस में याद रखना। तो 1/2 इंटू टोटल फेजेस कितनी है? टोटल फेजेस कितनी है? 6 है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 8। 8/8 कितना आएगा? 1। और ये कितना आएगा? 3। तो सी की वैल्यू हो गई 1 और डी की वैल्यू हो गई, तो इसको मैं D3 लिख सकता हूँ। ये C1 और ये D3, तो आंसर क्या आएगा? CD3। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि जो कॉर्नर वाले एटम है, कॉर्नर वाले एटम का वैल्यू कितना आने वाला है? 1। और जो फेजेस वाले एटम है उनका वैल्यू कितना आने वाला है? 3। आया समझ में? याद रखना, अगर सपोज आपको नहीं भी याद है तो याद रखना जो कॉर्नर पे एटम है उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और जो फेजेस वाले हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? अगर यहाँ बॉडी सेंटर होता तो क्या आंसर आता? बोलो, अगर यहाँ पर बॉडी सेंटर होता तो क्या आंसर आता? इसकी जगह यहाँ पर अगर लिखा होता, यहाँ फेसेस ना लिख के FCC ना लिख के या BCC लिखा होता तो क्या आंसर होता? बोलो बताओ, अगर यहाँ BCC होता तो क्या? मतलब मैंने अगर ये आंसर बता दिया और एग्जाम में चेंज करके आ गया तो BCC। कॉर्नर का आंसर सेम रहेगा, ये तो पक्का है। बॉडी सेंटर, इसको BCC क्यों बोलते हैं? बॉडी के सेंटर पे क्या है? एक एटम है या नहीं? तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? फेसेस के लिए 3, लेकिन बॉडी सेंटर के लिए 1, तो C और इसका रेशियो क्या बन जाएगा? D। इधर भी 1 ही है फिर, तो ये भी 1, ये भी 1, तो आंसर क्या आएगा? फिर CD3 के जगह आंसर आएगा CD। समझ में आ रहा है? इतना डिफरेंस है। क्लियर है? ओके। तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, आप याद रखना, इस तरीके से पूछा जाएगा आपको, तो आंसर इस तरीके से सॉल्व करना है। पहली कैलकुलेशन ये दिखानी है, सेकंड कैलकुलेशन ये दिखानी है, और उसके बाद दोनों का रेशियो 1:3, तो ये हो जाएगा CD3। ओके, आगे बढ़े, न्यूमेरिकल कर लेते हैं अभी। ये आपने ट्राई किया न्यूमेरिकल? नहीं। ओके, अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये पहले समझ लो। द यूनिट सेल ऑफ मेटेलिक सिल्वर इज FCC। जो मेटेलिक सिल्वर है वो यूनिट सेल का टाइप क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूब। FCC टाइप का एक यूनिट सेल है। इफ रेडियस ऑफ AG का मतलब क्या होता है? सिल्वर। AG को हम क्या बोलते हैं? सिल्वर। इफ द रेडियस ऑफ AG एटम इज 144.4 पिकोमीटर, कितना है? 144.4 पिकोमीटर। एक मिनट, थोड़ा सा थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ, ओके, कितना है? 144.4 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब पता होता है? पता है आपको क्या होता है? 144.4 अगर पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें? आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। लास्ट टाइम किया था, एक न्यूमेरिकल किया था, याद है? सबसे पहला वाला, उसमें पिकोमीटर को, PM को कन्वर्ट किया था CM में, सेंटीमीटर में। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, पिकोमीटर एंड CM मतलब सेंटीमीटर। क्लियर? इतने डेंजर स्टूडेंट भी रहते हैं कि PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, CM मतलब
हाँ, तो याद रखना क्या लिखोगे, 144.4 पिकोमीटर। और पिकोमीटर की वैल्यू याद रखना, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻12 मीटर होता है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻8 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। ठीक है, ये वैल्यू लिख के रख लो, आपकी इंफॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम में काम आने वाली है, क्योंकि फिर ये 8, नहीं नहीं 8 नहीं, सॉरी 8 नहीं 10 होता है, सॉरी लास्ट टाइम हमने चेंज किया था ना थोड़ा सा, वो वैल्यू शिफ्ट की थी, 10 होता है। ठीक है, थोड़ा चेंज करके दे देता हूँ, ये 12 होता है और ये -10 होता है, इसको लिख के रख लो। तो एग्जाम में कभी भी पिकोमीटर की वैल्यू आएगी तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू उसके पीछे लिख देना। ठीक है, लिख लिया? ओके, अभी आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द एज लेंथ। एज लेंथ आपको फाइंड करनी है। एज लेंथ फाइंड करने के लिए आपको मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है आपको यहाँ पे, है ना, ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक टेबल दी गई है आपकी बुक में, एक बार ओपन करो, ये वाली कॉर्नर पे, इधर इधर इधर, यहाँ पे एक वैल्यू लिखी गई है, वो वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी आपको। ये देखो कौन सा है, एफसीसी है ना, एफसीसी में ये रहा, ये कितना है वैल्यू, 0.35। तो आर की वैल्यू लिखो, आर की वैल्यू लिखो, ये लिखा गया है आर की वैल्यू, चेक करो एक बार एफसीसी में, वो जो मैंने अभी बोला था, चेक चेक करो, सेम है, ये लर्न करनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में दिया तो दिया, नहीं दिया तो कोई भरोसा नहीं है, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। सिर्फ नीचे जो वैल्यूज़ लिखी गई है वो सारे लर्न करने पड़ेंगे। ये आर दिया गया है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये तीनों लर्न कर लेना, राउंड कर लो उसको, इम्पोर्टेंट मार्क करो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी देखो, अब सबको मिल गई वैल्यूज़, आपको पता चल गया, आपको पता चला कहाँ पे वैल्यू है, वो कहाँ है, वो